तो सर इसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद सिविल सर्विसेज में कैसे आना हो? सिविल सर्विस में मैं नहीं जाना चाहता था इन द बिगनिंग। मेरी बुनियादी तौर पर जो है शौक है टीचिंग। हमेशा से मैंने सोचा था कि मैं एक उस्ताद बनूंगा, और दो चार पांच मैंने बड़ी बड़ी ख्वाहिशें की हैं। अल्लाह ने सारी की सारी मेरी पूरी की हैं। बचपन में से मैं सोच नहीं सकता हूँ कि किसी आदमी की इतनी ख्वाहिशें अल्लाह तबारक ताला पूरा करता हूँ। मैं सोचा करता था कि लोग शायरी को, ज़्यादा बात मैंने 7वीं क्लास में शायरी शुरू कर दी थी कि जो लोग शायर होते हैं उनकी किताब भी आती है, वो कैसे होते होंगे, उनकी गज़लें गाई जाती हैं वो कैसे। उस ज़माने में फैज़ साहब का बड़ा शोरा था, उस ज़माने में नासिर काज़मी का बड़ा शोरा था, उस ज़माने में अपना मुनीर नियाज़ी का। अमजद साहब तो लेट की बात है, मैं 69-70 की बात कर रहा हूँ। और बड़े बड़े इस तरह के लोग, अमजद भी था लेकिन अभी बिल्कुल बिगनर्स में से थे। मुझे याद है अच्छी तरह कि गुजरात में जो 72 में अमजद का जो ये तकरीब हुई थी एक उनके लिए अलकराब ज़ौक़ की, तो उसमें सदारत की थी अहमद नदीम कासमी साहब ने, और तालक कासमी आए थे पढ़ने के लिए मज़मून, और इस तरह और गुलजार अरफा चौधरी और खालिद अहमद। तो उसका जो 72 में मतलब अमेरिका है जो कि 16 साल, तो उसका स्टेज सेक्रेटरी मैं था उस तकरीब का। लेकिन इस ज़माने, लेकिन अल्लाह ने मेरी किताब भी 88 में आई। फिर सोचा था उनकी गज़लें कौन होंगे जिनकी गाई जाते, बोलो अल्लाह ने गज़लें भी वो मेरी गवाई, बेशुमार लोगों ने गाई हैं। फिर उसके बाद कौन सी सर मशहूर गज़ल कोई? मेरी जो भाप खान ने बड़ी मशहूर गज़ल गाई है, वो जो है हम नज़म है, हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोगों। और फिर वो एक खातून होती थी गुलबहार बानो, तो उसने 1-2 गज़लें गाई हैं। इसने हुमैरा चन्ना ने बहुत 2-3 गाई, हमारे बाद हिकायत तमाम कर लेना। तो उसके बाद सोचा करता था कि ड्रामा जो है जो लोग लिखते हैं तो वो कैसे होते होंगे, किस तरह के होते होंगे। तो मैंने 88 की किताब जब आई उसके बाद मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया। तो मैं 2 दफ़ा पीटीवी अवार्ड भी लिया पाकिस्तान में। और फिर मैं सोचा करता था लेक्चरर लगना कितना ज़बरदस्त, जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं ये वो। तो अल्लाह ने बराह रास्त मुझे मतलब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगाया। तो एक ख्वाहिश और थी, वो भी अल्लाह ने पूरी कर दी। हम जब कॉलेज जाया करते थे तो रास्ते में डिप्टी कमिश्नर का घर होता था, तो उसका झंडा लगा होता था, बहुत बड़ी बड़ी दीवार होती थी। हम सोचते इसके अंदर कैसे घुस सकता है बंदा, देखें कैसा होता है। तो ख़ुद मेरे घर पे मतलब पास खुद 3 डिप्टी कमिश्नर जिलों का मैं रहा हूँ, 3 डिप्टी कमिश्नर 6 साल 6.5 साल वो झंडा पाकिस्तान का लहराता रहा। तो सिविल सर्विस में शौक नहीं था कोई, लेकिन शौक था टीचिंग। 1980 के 6 मार्च को मैंने पहले अप्लाई किया हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि जो मेरी पहली नौकरी थी वो फाउंटेन हाउस लाहौर के थे, नफ्सियाती मरीज़ों के इलाज के लिए। तो वहाँ डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, ऋषि चौधरी साहब, तो मैं बहुत खुश था। लाहौर है, सब कुछ है, हर चीज़। साथ ही मुझे यूनाइटेड नेशंस की एक प्रोजेक्ट था ड्रग अब्यूज़ का, उसके अंदर एक रिसर्च भी मिल गई थी, तो मैं खुश था। दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही थी। उस दौरान मैंने यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई किया। तो वो अप्लाई करने के बाद मैं वहाँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में नौकरियाँ निकलें। पंजाब में तो बैन लगा हुआ था, तो क्योंकि ज़ियाउल हक ने कहा था यहाँ पंजाब में पहले बहुत नौकरियाँ हो गई। तो मैं वहाँ नौकरी करने के लिए गया। तो 6 मार्च को मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। तो 6 मार्च को इंटरव्यू के बाद मैं बाहर घूम रहा था अभी, क्योंकि सर्दी बहुत थी। तो हम उसके अंदर यूनिवर्सिटी के उसके जो है ना कॉरिडोर, उसके अंदर शीशे लगे होते हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, जो कॉरिडोर में शीशे हैं ताकि सर्द हवा ना आए। तो मैं उसके अंदर वो खड़ा था, तो अचानक वो पूरी टीम जो थी वाइस चांसलर समेत नीचे उतरी। तो मुझे उन्होंने कंग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो मैं हैरान रह गया कि एकदम उन्होंने नीचे, हालांकि उस दिन कम से कम कुछ 6-7 डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज़ थे और कुछ 100-150 लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन टिकट कटवाया, लाहौर आया। तो वो उस 6 मार्च ही को लिखा हुआ ख़त जो था उसका, हिकमत नाबुल्सी था बॉस उसका, जेनेवा का उसका था कि आपको सिलेक्ट किया जाता है, आप 6 महीने के अंदर अंदर यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट करें, जेनेवा इनका हेडक्वार्टर्स में डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो मैंने बड़ा सोचा, कभी दोनों तरफ, एक तरफ 900 रुपये तनख्वाह थी, एक तरफ 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। पाकिस्तान के उस वक्त 35-40 हज़ार बहुत होते थे। तो बहुत सेटलिंग इन ग्रांट थी, पता नहीं $15,000 का, पता नहीं कितने थे, बहुत ज़्यादा होता उसका। तो सोचता सोचता आखिर मैंने 16 मार्च को मैं गाड़ी में बैठा, ट्रेन पकड़ी और मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पे ज्वाइन कर लिया। तो मैं वहाँ लेक्चरर कुछ 4, 4.5, 5 साल तक मैं लेक्चरर रहा हूँ। लेकिन चौथे साल ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि
पाकिस्तान में अब जिस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो अब एक वक्त आएगा कि मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा। और क्योंकि ना सवाल उस तरह का होता है, ना डिस्कशन उस तरह की होती है। जिस तरह के लेक्चरर्स का क्राउड आ रहा था, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ही नहीं हो रही थी। लेबॉर्ट्री का सामान कैसे आता है, फर्नीचर कैसे मंगवाएंगे, किताबें ले लें, इससे कमीशन ले लें, उससे ये लें, इस तरह की सूरत। हालांकि उस वक्त भी बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद वहाँ मौजूद थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर। आप खुद सोचें कि डॉक्टर अजमल को यहाँ से लेके गए थे, जो वाइस चांसलर होते थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन होते थे उसके अंदर और बड़े बड़ा लोग थे जिनके साथ हमारी गुफ्तगू है। लेकिन फिर मैंने 1983 में मैंने इम्तिहान दे दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो मेरी फाइनल आर्गूमेंट हुआ था वाइस चांसलर के साथ। तो उसने मुझे 3 ऑफर्स की थी। उसने कहा कि लिव लाइक ए प्रोफेसर लाइफ, तुम्हारे अंदर मिजाज प्रोफेसर वाला है, 3 तुम्हें काम दे ऑफर्स कर रहा हूँ। एक तो यह है कि COT स्कॉलरशिप मैं देता हूँ, सेंट्रल ओवरसीज ट्रेनिंग स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती थी, तो किसी दुनिया में कहीं जाकर PhD कर लो। दूसरा, मैं तुम्हें नया घर बने तो वहाँ घर ले लो। मैं फ्लैट में रहता था यूनिवर्सिटी के, तो शादी तुम्हारी नई हुई है, 82 में हो गई थी मेरी शादी, तुम घर जाओ, उसमें एक बच्चा तुम्हारा, मदद से रहो उसका। और तीसरा, मैं तुम्हें 5 साल तुम्हारे पूरे हो गए, तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट कर देता हूँ। तो मैंने उसे सवाल किया एक, सिर्फ मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर अभी भी उसूल ये है कि ये शख्स इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि ये खुशकिस्मती से पहले पैदा हो गया था। मैंने कहा मेरा जो बॉस है उसकी सिर्फ 1 पब्लिकेशन है इंटरनेशनल, मेरी 9 पब्लिकेशन हैं। तो अगर तो इल्म की बुनियाद पे आप मुझे प्रमोशन दे सकते हो तो मैं रुक जाऊँ। ये कैसे हो सकता है, ये तुम सारा कुछ बदल रहे हो। तो मैंने कहा फिर मैं उस नौकरी में क्यों ना जाऊँ कि जहाँ कम से कम बेल्ट जो है तेज़ चलती है, कम प्रमोशन तो ठीक हो जाती है। और मैंने अच्छा फ़ैसला किया क्योंकि यूनिवर्सिटी में रह के मेरी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था इंसानों से बात का, गुफ्तगू का, जितना मैं सिविल सर्विस में हुआ। तो सर 21 स्केल तक, BPS 21 तक आपने तकरीबन काम किया। 22 मुझे दिया नहीं था नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उन्होंने इंतज़ार किया था कि मैं किस दिन रिटायर होता हूँ, और उसके बाद उन्होंने प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी 4 दिन बाद उसके। काफ़ी लंबा अरसा था सर ये। तो इसका कोई वाकया, कोई काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, लंबी वाकयात हैं, लंबी कोई सर कहानी जो है। हमारे से शेयर कर सकें आप? देखिए, वाक़यात तो खैर बलूचिस्तान पूरे का पूरा भरा हुआ वाक़यात का, लेकिन मुझे जो अपनी ज़िंदगी में सबसे मोहब्बत है जिस वाक़े से, वो ये है कि मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था 1997-98 में, जब धमाका जो मैंने सुना था। तो 97 के एंड था या 98 का आगाज़ बिल्कुल। तो अख्तर मैंगल साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने मुझे किसी सिफारिश वारिश के कहने किसी एक और शख्स को मेरी जगह डिप्टी कमिश्नर लगा दिया। आप सोच सकते हैं ना मैं बलोच था, ना मैं उनकी ज़ुबान बोलता था, ना मैं उनके बारे में कोई और उनके कबीले का था। तो पूरे शहर में हड़ताल अनाउंस हो गई थी और 3 दिन लोगों ने दुकानें बंद रखी थी, और उसके बाद RCD हाईवे ब्लॉक कर दी थी, हम नहीं जाने देंगे आपको। और तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया था। तो ये डिप्टी कमिश्नरों की ज़िंदगी में नहीं होता। अक्सर जब आप ट्रांसफ़र हो जाता है तो लोग आपको सलाम भी नहीं करते, बल्कि अगले वाले को 50 मील दूर जाके रिसीव करने जा रहे होते हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी का वाक़या जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है।